हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उनको इन्वेंट्रीज मेंटेन करें, और अगर इन्वेंट्रीज मेंटेन की जा रही हैं तो उसका एक इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी होना ज़रूरी है, ताकि जो है जो इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकें, और जो इन्वेंट्रीज हमने मेंटेन की हुई हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का, प्रॉफिट हमारा बढ़ सके, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी जो है वो मेंटेन रहे, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, और एक रीजनेबल अमाउंट जो हमारी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है उसके साथ जो है मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकें। तो उसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स या मेथड्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, उसके बारे में हम वन बाय वन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। सबसे पहली बात कि हमें जो है वो डिफरेंट स्टॉक लेवल्स डिटर्मिन कर लेने चाहिए कि कितना जो है वो स्टॉक लेवल हमारे पास मेंटेन रखना है, जिससे जो है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। तो जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, और जो है स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है इन्वेंट्रीज का। तो उसमें कई तरह के स्टॉक लेवल्स हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करते हैं। जैसे आपका मतलब लेवल्स डिसाइड करते हैं मेंटेन करने के लिए, तो ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है, बट कुछ लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं स्टॉक्स के, जैसे मिनिमम लेवल कि कम से कम इतना स्टॉक तो हमारे पास जो है वो हर समय पर बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम जाएगा तो जो है वो स्टॉक आउट की रेशो चांसेस हो सकते हैं, हमारा जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है। तो हमें जो है वो एक मिनिमम लेवल डिसाइड करना है कि इससे कम लेवल पे हमने अपने जो है वो स्टॉक को किसी भी टाइम पर नहीं होने देना है। दूसरा रीऑर्डरिंग लेवल, कि आपने जो है वो एक लेवल ऐसा डिसाइड करना है जिस पे आप जो है वो अपने सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि जो है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद और ऑर्डर की फुलफिलमेंट में जो है वो कुछ टाइम लगता है, दैट इज नोन एज लीड टाइम, कि कितना टाइम जो है उसको फुलफिल होने में लगेगा। तो उसको टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें एक रीऑर्डरिंग लेवल डिसाइड करना पड़ता है कि इस लेवल पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। और एक हमें मैक्सिमम लेवल डिसाइड करना होता है। मैक्सिमम लेवल का मतलब कि मैक्सिमम एट मैक्स जो है वो इतनी यूनिट्स जो है वो इस आइटम की हमारे पास हो सकती हैं, तो उससे ज़्यादा हमने जो है वो अपने स्टॉक में नहीं रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस स्टॉक की बढ़ जाएगी, और जो प्राइजेस की फ्लक्चुएशन है उसमें उसकी वजह से हमें हो सकता है कि नुकसान हो सकता है। तो हमें एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड करना है कि क्योंकि हमारे पास अपनी भी लिमिटेशंस हैं, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हैं, चाहे वो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी की है, और जो मटेरियल है उसकी अपनी भी खुद एक लाइफ होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड करना है कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी हमें हमारे को किसी भी टाइम पे अपने स्टॉक में नहीं आने देनी है। कई बार कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना होता है। देन डेंजर लेवल होता है। एक डेंजर लेवल का मतलब कि अगर आपको कोई एक्सीजेंसी आ गई, कि इन केस की इमरजेंसी आ गई, तो अगर आप अपने सप्लायर को बोलेंगे तो भी जो है वो कम से कम कितने टाइम में आपको मटेरियल देने वाला है। नॉर्मली आपके ऑर्डर मान लो 7 दिन में प्रोसेस होता है, बट अगर आप उसको कहते हैं कि जी मेरे को बहुत ही अर्जेंसी है, तो वो कहते हैं जी आपको मिनिमम तो 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वो जो 2 दिन का स्टॉक है वो हमारा डेंजर लेवल स्टॉक है, कि 2 दिन का स्टॉक तो हमारे पास हर टाइम पर बना होना चाहिए, कि ताकि जो है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके। तो एक होता है एवरेज स्टॉक लेवल, कि ऑन एन एवरेज ऑप्टिमम कितना स्टॉक हम मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से कुछ स्टॉक लेवल्स हमें डिसाइड करने होते हैं, तो उनको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। दूसरी बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक्स, की अनएंटिसिपेटेड जो है वो कुछ चेंजेस हो जाते हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से या फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं टाइम के हिसाब साथ साथ जो है वो मार्केट में या डिलीवरी कंडीशंस में। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक अपना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है, कि इन केस की अगर टाइमली सप्लाई नहीं मिल रही है या अनएक्सपेक्टेडली कोई हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उसको जो है हम कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए जो है हमें कुछ सेफ्टी स्टॉक्स अपने पास मेंटेन करने हैं। तो वो कितने रखने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि उससे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, उसकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और बहुत कम भी नहीं कि जो है जिससे हमारा अगर वो सेफ्टी का पर्पज़ ही सॉल्व नहीं हुआ या कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली थी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सेफ्टी स्टॉक हमने डिटर्मिन करना है कि कितना हम एज सेफ्टी स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखेंगे। देन सेलेक्टिंग अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग फॉर इन्वेंट्री। एक प्रॉपर सिस्टम हमने डिसाइड करना है कि इन्वेंट्री के लिए कि कैसे जो है ऑर्डरिंग होनी है इन्वेंट्री की, क्योंकि हमें पता है कि कितनी हमारी जो है वो कंजम्पशन है, उसको भी हमने ध्यान में रखना है कि ऑन एन एवरेज हमारी कितनी कंजम्पशन है। दूसरी बात कि हमें ये भी साथ में ध्यान रखना है कि उसको अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी ऑर्डर की फुलफिलमेंट में कितना टाइम लगता है,
और तीसरी बात हमें जो मेन ध्यान में रखनी होती है कि हमें देखना है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, तो हमें वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है और उस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को का ही ऑर्डर प्लेस करना है कि इतनी क्वांटिटी हम जो है वो एक ऑर्डर में प्लेस करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो होती है जिसपे जो है हमारी इन्वेंट्री ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम, टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब जैसे मैंने पिछली वीडियो उसमें बताया था पॉइंट में आपको कि हमने जो है वो पॉइंट वो भी डिसाइड करना है कितनी क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटर्मिन करना है, उसमें हमें देखना है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है उस इन्वेंट्री की जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो मेनली जो है वो इन्वेंट्री के लिए जो दो कॉस्ट आ जाती हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, दूसरा जो है वो कैरिंग कॉस्ट होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इट इज़ रिलेटेड विद एवरी ऑर्डर की, जो आप एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें आपको कितनी कॉस्ट आती है। तो जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, मटेरियल आया तो उसको इंस्पेक्ट करने की कॉस्ट होगी, तो इस तरह की, या जो आपके जो स्टाफ इन्वॉल्व है गुड्स को ऑर्डर करने में, उनको जो है वो जो भी आपके खर्चे हैं वो खर्चे हो गए। और दूसरी तरफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब कि इन्वेंट्रीज को होल्ड करने की, अपने पास रखने की। तो अपने पास रखने के लिए आपको जो है अगर इन्वेंट्री की बात आती है तो उसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, साथ में जो है उसकी प्रॉपर स्टोरेज मेंटेनेंस होनी जरूरी है ताकि मटेरियल जो है पड़ा पड़ा खराब ना हो, उसकी चोरी ना हो, और उसकी प्रॉपर सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस हो सकता है कि आपको कराना पड़े। तो इस तरह के खर्चे जो है वो कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। तो क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी हम एक बार में ऑर्डर करते हैं तो क्या होगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है ज़्यादा यूनिट्स परचेज करने से। बट दूसरी तरफ अगर कम यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो हमें वो एक लेवल डिसाइड करना होता है जिसपे हमारी टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग प्लस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। तो वो जो लेवल है उस लेवल को हम इन्वेंट्री इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटेल में कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है टेक्निक, दैट इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है कि जैसे अब आपके पास घर में सामान होता है, घर में सामान होता है तो आपने जो है वो कुछ सामान अपने घर में लॉकर में रखा होता है, कुछ सामान आपका घर के अंदर पड़ा होता है, कुछ सामान आपका घर के बाहर पड़ा होता है। तो इस तरह से कई कैटेगरीज में आपके पास जो मटेरियल है उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो अपनी अपनी जो उसकी वर्थ है, वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली कि आपके पास जो बहुत ही कीमती सामान है उसको आप जो है वो लॉक एंड की में जो है वो अपने लॉकर में जो है वो अंदर से अंदर सेफ्टी के साथ रखते हैं, और जो उसकी कॉस्ट कम है, जो खराब है सामान, उसको आप जो है वो घर के बाहर भी पड़ा रहने देते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है कि एबीसी एनालिसिस में क्या है कि जो मटेरियल उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है कि ए कैटेगरी वाला वो सामान है जिसकी जो है नंबर ऑफ आइटम्स की परसेंटेज तो बहुत कम है, कि अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी में परसेंटेज कम है, बट उसकी जो वैल्यू है आइटम्स की वो ज़्यादा होती है। बी वाली जो आइटम्स हैं उसमें क्या है कि उनकी मोर और लेस क्वांटिटी भी उतने की बनती है, परसेंटेज अगर टोटल में उसकी परसेंटेज देखी जाए, और उसकी वर्थ और वैल्यू भी उतने की बनती है। और जो सी टाइप की वैल्यूज़ हैं उनकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है बट उनकी जो है वैल्यू वर्थ जो है वो कम होती है। तो क्या है कि जब हमें पता है कि ये आइटम्स, ए वाली आइटम्स कम है बट उनकी जो है वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें क्या है कि मेन कंसिडरेशन किस पे करना है, ए पे करना है कि ए वाली यूनिट्स को जो है वो प्रॉपरली जो है उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फिर दूसरा कंट्रोल हमारा बी वाली पे, और सबसे कम कंट्रोल जो है वो सी वाली यूनिट्स पे हमें करना होता है, क्योंकि इसलिए जो है क्योंकि इन्वेंट्रीज हमारे पास बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में होती हैं, तो उस लार्ज क्वांटिटीज़ को मैनेज करना कि सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ जो कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि हमें जो है वो ज़्यादा ध्यान किस पे देना है और किस पे जो है वो ऑन एन एवरेज की लगभग बराबर सा ध्यान देके काम चल जाएगा, और किस पे कम ध्यान देके भी काम चल जाएगा। तो जिनकी क्वांटिटी कम है बट उनकी वर्थ वैल्यू ज़्यादा है तो उसको सबसे ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, उनका जो है वो प्लानिंग कंट्रोलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और जिनका क्वांटिटी भी और अमाउंट यानी कि वैल्यू वर्थ भी उतनी की है लगभग, तो उस पर हम जो है वो बराबर सा ध्यान दे सकते हैं। और जिनकी वैल्यू कम है काफ़ी बट क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर हम कम इम्पोर्टेंस उनको देते हैं। कि जैसे इसमें ए वाली आइटम्स हैं, इसमें जैसे 60-70% जो है इसमें आपका वैल्यू होती है बट आइटम्स जो है वो 10-15% ही रहती हैं। और सी वाली जैसे इसमें 10-15% जो है उनकी वैल्यू वर्थ होगी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट के साथ अगर कंपेयर करेंगे, बट इनका क्वांटिटी में जो शेयर है वो 60-70% शेयर होता है। और बी वाली आइटम्स मोर और लेस 20-25% जो है इनका क्वांटिटी में भी उतना ही शेयर है और अमाउंट में भी उतना ही शेयर होता है। तो हमारा मेन कंसिडरेशन ए पे, फिर बी पे और उसके बाद सी पे रहता है। तो एबीसी एनालिसिस की उनकी जो
अमाउंट है और अमाउंट का शेयर है, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हमने कंट्रोल इंप्लीमेंट करना होता है। देन इसी से मिलता जुलता ही एक और एनालिसिस है VED एनालिसिस, वेड एनालिसिस। तो इसमें जो आइटम्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। V मीन्स वाइटल, E मीन्स असेंशियल, D मीन्स डिजायरेबल। वाइटल का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कि उसके बिना जो है आपका अगर वो आइटम्स अवेलेबल नहीं हुई या कमी पड़ गई तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। असेंशियल वाली है कि बहुत ज़रूरी है, और डिज़ायरेबल वाली कि उनका अगर नहीं भी होगा तब भी आपका काम चल सकता है। तो वाइटल वाली पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी हमारी, क्योंकि उसके बिना जो है आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। और असेंशियल वाली ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वाइटल वाली होती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस आपकी ई वाली पे आती है, और डी वाली डिज़ायरेबल वाली कि उसके बिना भी आपका काम चल सकता है, तो उसको जो है आप का ध्यान जो है उसके ऊपर कम रह सकता है। बट इसमें जो है आप कभी भी वाइटल और असेंशियल इसकी जो है वो स्टॉक आउट नहीं होने दे सकते, क्योंकि इससे जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें भी जो है वो 3 कैटेगरीज में आइटम्स को डिवाइड कर जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली उनकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज की इन्वेंट्री जो है वो कितने टाइम में जो है वो कन्वर्ट हो रही है सेल्स में। तो ये रेशोज के चैप्टर में जब हम करेंगे तब बताएंगे आपको। बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कि कितने टाइम में इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो रही है सेल्स में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। मोस्टली यही फॉर्मूला चलता है हमारा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जितनी ज़्यादा टर्नओवर रहेगी दैट मीन्स कि उतना आपका इन्वेंट्री एफिशिएंसी है, और आपकी कोशिश क्या होती है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज को बढ़ाया जाए, जिसका मतलब है कि हम अपने फंड्स में जो फंड्स की इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्रीज में उसको कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्रीज। एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्रीज की हमें देखना है कि टाइम टू टाइम चेक करना है कि जो स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, वो जो इन्वेंट्रीज हमारे पास है, वो इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है डिफरेंट आइटम्स की, और उनकी जो है वो कितनी पुरानी है। तो कितनी पुरानी का मतलब कि कोई 15 दिन पुरानी हो सकती है, कोई 1 महीना हो सकती है, कोई 45 डेज हो सकती है, कोई 60 डेज हो सकती है, कोई मोर देन 60 डेज हो सकती है। तो उसकी हम उस तरह से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्योंकि जो पुराना सामान होता है उसके जो है वो खराब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे वो सामान पुराना होने लगता है। तो उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है कि ताकि जो है वो सामान खराब ना हो, किस तरह से उसकी यूटिलाइजेशन होनी है, किस तरह से उसका यूज़ होना है। तो वो हमें जो है वो एजिंग शेड्यूल अगर हमने बनाया हुआ है तो वो हमें हेल्प करता है कि हम जो है वो समय से सही चीज़ का सही समय पर इस्तेमाल कर सकें, कि सामान जो है वो पड़ा पड़ा स्टॉक में खराब ना हो। इसलिए जो है वो एजिंग शेड्यूल बनाया जाता है इन्वेंट्रीज का। देन क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब क्या है कि अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं तो आप उसको बाय नेम ध्यान रख सकते हैं कि ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। तो लिमिटेड आइटम्स को ध्यान में रखना आसान होता है, मैनेज करना भी आसान होता है, उसकी कंट्रोलिंग और रिकॉर्डिंग भी आसान हो जाती है। बट दूसरी तरफ क्या है कि जब हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं, तो उसमें जो है वो 100 टाइप्स ऑफ मटीरियल्स जो है वो मटीरियल्स गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, तो वो बहुत तरह के सामान हो जाते हैं। जब बहुत तरह के सामान हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर कोडिफिकेशन क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। अब आपके पास क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है और उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन भी जो है वो तरह तरह का मटेरियल है। अब आप अगर सिंपल सी बात करें नेल्स की, स्क्रूज की, तो उनके डिफरेंट साइजेस आते हैं कि ये 1/2 इंचेस, 1 इंचेस, 2 इंचेस उसकी विड्थ है, उसकी लेंथ है। तो छोटी सी आइटम है बट उसके अंदर वेराइटीज़ बहुत हैं। इसी तरह से और भी मटेरियल्स हो सकते हैं हमारे पास, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे ऑयल्स हैं तो मशीनरीज के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स हैं, फ्यूल के लिए अलग है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अलग है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स हैं। तो अब इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, उनके स्टॉक्स भी चेक करने हैं, उनकी प्रॉपर जो है वो फिजिकली कितनी प्रेजेंट है या नहीं, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए क्या है कि उनकी प्रॉपर कोडिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होनी जरूरी है, ताकि उन कोड्स के थ्रू हम जो है वो इन्वेंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकें, प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हो, उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकें, प्रॉपर जो है उनको अरेंजमेंट हो। कि अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत सारी हैं तो याद रखना मुश्किल आता है कि कौन सी यूनिट आपने कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, और मिक्सिंग ना हो, इसलिए उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, क्लासिफाइड बेसिस पर उनको रखा जाए, और उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनकी कोडिफिकेशन हो, ताकि इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना
आसान हो जाए। तो इसलिए एक मेथड जो है ये भी है, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज। देन प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स की पीरियोडिकली जो है वो इन्वेंटरी रिपोर्ट्स बनाई जाए कि क्या क्या मटेरियल्स हैं हमारे पास और क्या क्या कमियां हैं और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो उसकी जो है वो टाइम टू टाइम वो रिपोर्ट्स बनती रहें, जिससे जो है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी हो कि कौन सी यूनिट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं और किसके लिए किस तरह से जो है उनको पॉलिसीज़ बनानी है। तो वो इन्वेंटरी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम बनाई जाएँ और ताकि मैनेजमेंट वो डिसीजन ले सके। देन लीड टाइम के बारे में मैंने पहले बताया आपको कि लीड टाइम का मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट जैसे ही अराइज होती है कि नीड अराइज हुई है और उस नीड के अकॉर्डिंगली फिर आप जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसकी ऑर्डर की फुलफिलमेंट होती है। तो जैसे वो नीड अराइज होती है और वो नीड फुलफिल होती है कि आपकी जो है वो डिमांड आई कि परचेज डिपार्टमेंट को इतनी यूनिट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, अब वो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, फिर उसका ऑर्डर प्लेस होगा। फिर ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो है वो ऑर्डर जो है वो प्रोसेस होगा, सप्लायर जो है उसको ओके करेगा और आपको डिलीवर करेगा। डिलीवरी में टाइम लगेगा, तो फाइनली जितना टाइम आपको वो सामान मिलने तक लगेगा वो जो है लीड टाइम कहलाता है। तो लीड टाइम में दो चीज़ें आती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा प्रोड्यूसर्स का लीड टाइम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि हमारी खुद की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा जो सप्लायर है वो कितना टाइम उसमें कंज्यूम कर रहा है। तो वो लीड टाइम का हमें ध्यान में रखना होता है कि अगर हमें पता है कि लीड टाइम यानी कि हमारी नीड अराइज होने में और फुलफिलमेंट होने में जो है वो 1 महीने का टाइम लगेगा, तो हमें वो 1 महीने का स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि जो है, क्योंकि हमें पता है कि उसको प्रोसेस ऑर्डर को प्रोसेस होने में 1 महीना लगने वाला है, तो 1 महीने के लिए हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है और उसी इन्वेंट्री से हमारा को अपना काम चलाना है। तो वो लीड टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें उसको लीड टाइम के बारे में पता होना चाहिए। देन परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपका स्टॉक्स है दैट इज कॉन्टिन्यूसली चेक्ड, कि उसको जो है वो सिर्फ साल में एक बार नहीं, उसको थ्रू आउट द ईयर पूरे साल जो है वो समय समय पर चेक किया जाता है। और समय समय पर चेक करने के लिए क्या है कि उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना होता है और उसके अकॉर्डिंगली ऐसा किया जाता है कि हर एक आइटम जो है वो कम से कम 3-4 बार साल में वो जो है वो चेक हो जाए। और उसमें क्या होता है कि रैंडमली जो है उनके जो बिन कार्ड्स बने होते हैं स्टॉक लेजर्स और बिन कार्ड्स, उनको जो है वो मैच किया जाता है कि जितना उनमें दिखाया जा रहा है सामान, उतना ही सामान जो है वो हमारे रजिस्टर स्टॉक लेजर्स में भी है और फिजिकली स्टोर में भी उतना ही सामान प्रेजेंट है। तो समय के साथ साथ जो है वो रूटीन बेसिस पर, डेली बेसिस पर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बेस डिपेंड करता है, वीकली बेसिस पर भी हो सकता है कि कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास। बट उसमें क्या है कि रैंडमली कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको जो है वो स्टॉक लेजर से और उनकी फिजिकल कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं उसके साथ चेक किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है वो समय समय पर चेकिंग हो जाती है और एक प्रॉपर कंट्रोलिंग हो जाती है, और कोई गलतियां हैं, कोई स्टोरेज में शॉर्टेज है, तो उसको हम जो है वो आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड अगर हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि पता नहीं लगता कि कहाँ पर वो गलती हुई है या फिर क्यों, किस वजह से स्टोर उसमें जो है वो शॉर्टेज आई है। बट अगर उसकी रेगुलर चेकअप होता है तो फिर अ, हम जो है वो शॉर्टेज को, गलतियों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारे जो स्टोर्स के इंचार्ज हैं उनको भी लगता है कि हमारे ऊपर जो है वो कॉन्टीन्यूस चेकअप है, तो वो प्रॉपरली अपने काम को करते हैं और प्रॉपर स्टॉक की वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम होती रहती है, जिससे जो है वो स्टॉक में कमी होने के चांसेस, नुकसान होने के चांसेस, या उसकी क्वालिटी में ख़त्म होने के चांसेस, या स्टॉक आउट के चांसेस, या उसके लॉस के, बड़े बड़े सामान के कम हो जाने के या चोरी होने के खतरा जो है वो कम हो जाता है। देन लास्ट जो इसमें पॉइंट है हमारे पास, जस्ट इन टाइम कंट्रोल सिस्टम। तो जस्ट इन टाइम जो है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ जापान। जापान वालों की फिलॉसफी है अपनी, तो उसमें क्या है कि उनकी कोशिश रहती है कि कम से कम इन्वेंट्रीज के साथ जो है हम अपना काम चलाएं। तो कम से कम इन्वेंट्रीज के साथ काम चलाने में क्या होता है कि इसमें जो है जस्ट इन टाइम में क्या कहा गया है कि आपके पास जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप जो है उस ऑर्डर के हिसाब से जो है परचेजिंग करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो दो चीज़ें हैं इसमें जो है जस्ट इन टाइम में, कि जो इसका एस्पेक्ट है कि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एंड जस्ट इन टाइम परचेजिंग, कि जब जरूरत है तभी आप परचेज करें और जब जरूरत है तभी जो है वो सामान जो है वो बनाया जाए, प्रोडक्शन की जाए। और इससे फायदा क्या होता है कि कम से कम इन्वेंट्रीज के साथ हम काम चला सकते हैं और कम से कम इन्वेंट्रीज की रिक्वायरमेंट हमारी रहती है, कम से कम इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट रहती है। और बट इसके लिए क्या है कि हमारा एक सिस्टम जो है वो एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए, कि जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसी समय पर उसी के हिसाब से जो है वो हमारे पास जो है वो सप्लायर्स भी हों जो हमें समय से साथ साथ जो है वो सप्लाईज प्रोवाइड करें, और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस इतना एफिशिएंट है कि उसकी जो है वो विद इन दैट
रिक्वायर्ड टाइम वो मटेरियल प्रोड्यूस होके तैयार हो जाए। बट फ़ायदा यही है इसमें कि हमारा जो है कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। पड़े पड़े स्टॉक के ख़राब होने के, चोरी होने के चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज जो है या तो हम बहुत कम रखते हैं या ज़ीरो इन्वेंट्री के साथ जो है हम अपना काम चलाते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग जस्ट इन टाइम तभी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन या परचेजिंग की जाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।